हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह साहब स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी 12th बोर्ड की तैयारी। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर 16th चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यानी कि जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद हम चलेंगे पार्ट 1 पे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आपको पता है एवरीडे लाइफ का मतलब हमारी जो जिंदगी है, डेली रूटीन है, उसमें हर रोज हम केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं यूज करते हैं। चाहे वो नहाने से लेके खाने, कहीं जाना आना, सब जगह देख लो। देखो, यदि हम नहा रहे हैं तो साबुन का यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी केमिकल्स रहते हैं, है ना। पानी पी रहे हैं तो उसको प्यूरिफाई करके पीते हैं, तो वहीं पे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज आ जाता है। H2O सॉल्ट, ये सब केमिस्ट्री के पार्ट है। इवन दो केमिस्ट्री इधर भी घुस जाती है ना। ये कौन है भाई साहब, इनको देख रहे हो? ये एक लड़का है और एक ये लड़की है ना। यदि इनके बीच में प्यार मोहब्बत है, ये आपको साथ साथ देखने के आप इनको साथ साथ देखते हैं कॉलेज या स्कूल में, तो लोग क्या कहते हैं, यार उनकी केमिस्ट्री मस्त है। तो आपकी केमिस्ट्री यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ रही है। आपने काफी इंटरव्यू में सुना होगा किसी उस एक्टर एक्ट्रेस की केमिस्ट्री अच्छी है। तो इस तरीके से भी हम केमिस्ट्री सुनते हैं। तो आप देख लो, केमिस्ट्री यहाँ पे भी घुसी हुई है, यानी कि केमिस्ट्री का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डेली रूटीन में। राइट, तो ये तो एक जोक था। अब सुनो रियल चीज। ये जो केमिस्ट्री है वो एक बायोलॉजिकल, ये जो चैप्टर है वो बायोलॉजिकल चैप्टर है। इसमें बहुत सारे ड्रग्स आएंगे, मेडिसिन्स, है ना। तो आपको पता है उनके नाम भारी भरकम होते हैं। और जो स्टूडेंट मैथ्स के हैं उनमें उन स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है, और जो बायो के हैं उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो बायो पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये लल्लू चैप्टर रहता है। तो मैथ्स वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको अच्छे से 4 5 10 बार रिवाइज करें, छोड़ना नहीं है इस चैप्टर को, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। राइट, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इसको स्किप कर दोगे तो आपके मार्क घट जाएंगे। तो यानी कि आपको हर हालत में याद करना ही करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जितना आपको समझा सकता हूं उतना समझाऊंगा। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़े से आपको अच्छे ना लगें, क्योंकि मैं मैथ्स मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, तो ये क्या बना दिया मैंने, इस पर हम ना जाएं। अब हम शुरू करते हैं थ्योरी। ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। राइट, अब हम पढ़ते हैं ड्रग्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो ड्रग्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 100 से 500 यू के बीच में होता है, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। मॉलिक्यूलर मास कम होने के बावजूद भी वो मैक्रो मॉलिक्यूल को टारगेट कर देते हैं। यानी कि आपको पता है हम छोटी सी दवाई लेते हैं, छोटी सी टैबलेट, वो हमारे पूरे बॉडी का पेन गायब कर देती है, यानी कि पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो जब ये जो बायोलॉजिकल जो रेस्पॉन्स हमें मिलता है, when the biological response is therapeutic मतलब ट्रीटमेंट, राइट, एंड यूजफुल। जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हमें मिला टैबलेट देने के बाद, यदि वो यूजफुल, हमें पता चल रहा है कि इससे फायदा है ना, ये कुछ काम का है, तो इस टाइप के केमिकल जो हमने यूज किए हैं, तब इनको हम बोलते हैं मेडिसिन है। और मेडिसिन का यूज हम कब करते हैं, आप डेली रूटीन में आप मेडिसिन का यूज करते ही हैं। आपने कभी ना कभी मेडिसिन तो ली ही होगी, चाहे फीवर के लिए, चाहे दर्द के लिए, है ना। तो मेडिसिन का क्या काम होता है, ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज का, और बहुत सारी चीजों को ये रोकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी की। तो कीमोथेरेपी क्या होता है, हाँ एक और चीज, जो ड्रग्स हैं यदि आपने उनको ज्यादा ले लिया, जो डॉक्टर ने दिए उससे ज्यादा ले लिया, तो इनसे हमें हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं यदि हमने ज्यादा डोज ले लिया तो ये तो आपको पता है। जैसे मान लो किसी ने टैबलेट दी, एक टैबलेट आपको बोला है रोज खाना है, और आपने 10 15 इकट्ठी खा ली, तो उसका बैड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना डॉक्टर बोले उतना करना है, ज्यादा नहीं। राइट, अब यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, जो केमिकल्स हैं उनका हम थेरापेटिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। अब यहाँ से हम थोड़ा क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है 4 चीज़ों में, है ना। तो किस बेसिस पे ड्रग क्लासिफाइड है, पहला है हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फिर दूसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, फिर तीसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, और फिर चौथा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। तो पहला है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो ये क्या होता है, बेसिकली फार्माकोलॉजी आपने नाम सुना, एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम ड्रग्स का देखते हैं कि उसका क्या यूज है, क्या एक्शन है, तो वो सारी चीजें ड्रग्स का पूरा एनालिसिस रहता है।
इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये डॉक्टर के लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि कोई भी एक बीमारी हुई है तो एक पूरी रेंज रहती है ड्रग्स की, उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम इसमें से कौन सा ड्रग चूज करें, तो पूरी रेंज रहती है, राइट। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एनाल्जेसिक है, तो एनाल्जेसिक क्या करते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे आगे चल के एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक के बारे में। तो अभी थोड़ा सा देख लो, ये पेन किलिंग का इफेक्ट, पेन किलर है ये, यानी कि आपको पेन हो रहा है तो उसको भगाते हैं। और जो एंटीसेप्टिक है वो क्या करते हैं, किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं, वो रोकते हैं। पहला टैब। दूसरा टैब ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग का किस तरीके का एक्शन होता है उसके बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं, राइट। इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस, तो कोई एक प्रोसेस है उसका हम ड्रग्स का एनालिसिस देखते हैं, ड्रग को देखते हैं कि वो कैसा एक्शन ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल all antihistamines inhibit the action of the compound histamine, compounds released by cell which cause inflammation jalan in the body. These are various ways in which action of histamines can be blocked. समझ में आया इसका मतलब, कुछ नहीं समझ में आया समझो। हिस्टामिन क्या करता है, एक ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो सेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, उससे क्या होती है, हमारे शरीर में जलन पड़ जाती है ना। तो इस जलन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है, सिंपल सी चीज है। सी जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, तो ये तो सेम चीज है कि हम ड्रग को केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ड्रग्स क्लासीफाई इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चर फीचर्स एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में सपोज ये इतना इतना सेम है ना, तो उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उनकी सेम रहती है, यानी कि कुछ यूजेज, कुछ इफेक्ट, कुछ एक्शन लेने के तरीके, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर हो जाती हैं, तो इसलिए हम इनको एक केमिकल बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा है मॉलिक्यूलर टारगेट, चौथा है सॉरी, ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, इनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स आपने इससे पहले पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन, ये सब बायोमोलिक्यूल्स में आते थे, तो इनसे भी क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स। Drugs possessing some common structural features may have the same mechanism of action on targets. The classification based on molecular target is the most useful classification of medicinal chemist. तो ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं molecular target वाला, ये मेडिसिनल केमिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये 4 क्लासिफिकेशन थे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। 16.1 कंप्लीट हुआ, अब हम जा रहे हैं 16.2, यानी कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। तो ये आपको पता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह हैं ना, ये पॉलीमर वगैरह जो होते हैं ना, प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन हमारे शरीर में परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल उन्होंने लिया प्रोटीन विच परफॉर्म्स द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स, है ना। तो कुछ एंजाइम्स ही होते हैं जो कैटालिस्ट का मतलब कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। और ऐसे कुछ सेल या कोई भी एंजाइम्स जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, यानी कि ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर, राइट। नेक्स्ट है कैरियर प्रोटीन्स कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ले जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड हैव कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सेल। न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने पढ़ा था डीएनए, है ना, न्यूक्लिक एसिड थे, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं ये। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या क्या होता है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम यहाँ से चलते हैं, 2 टॉपिक को कवर करेंगे, एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स और दूसरा ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। एंजाइम ड्रग टारगेट की तरह कैसे एक्ट करते हैं और दूसरा ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, तो ये सिंपल ये आपको पता है जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटालाइट की तरह यूज करते हैं, कैटालिस्ट। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड एन एंजाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ एंजाइम्स कैटालाइज द रिएक्शन इन देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी। एंजाइम्स परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन। तो आपको ये जानना होगा कि एंजाइम किस तरीके से कैटालाइटिक रिएक्शन करते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शंस। जो
एंजाइम्स रहते हैं, इधर इन्होंने डायग्राम, हाँ ये रहा डायग्राम है ना, ये एंजाइम है, यहाँ पे आपको कुछ खाली जगह दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं एक्टिव साइट, और ये क्या सब्सट्रेट। तो ये क्या करता है इधर चला जाता है ना, तो फिर इसको ये होल्ड करके रखते हैं लंबे समय तक। तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए वो सबस्ट्रेट को पकड़ के रखते हैं। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सूटेबल पोजीशन सो दैट इट कैन अटैक बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। ये जो एंजाइम्स होते हैं है ना, जैसा ये देखा ना एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे इन्होंने पकड़ दिया, इसको पकड़ के रखते हैं, तो क्या होगा इससे रिएजेंट जो अटैक करेगा वो सही से अटैक कर सके। सबस्ट्रेट बिहाइंड bind the active sites of the enzyme through a variety of interactions such as ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waals forces interaction और dipole-dipole interaction। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये आपस में बंधा हुआ होता है किस तरीके से, या तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या van der Waals फोर्सेस हो या आयनिक बॉन्डिंग हो, इन सब बॉन्डिंग के कारण ये बॉन्डिंग सारी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट फंक्शन हुआ, सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। द सेकंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप्स that will attack the substrate and carry out chemical reactions। सेकंड फंक्शन इन्होंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप जो प्रोवाइड करते हैं है ना, that will attack the substrate and carry out the chemical reactions। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं जो कि अटैक करते हैं सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट पर, और रिएक्शन को आगे ले जाते हैं, केमिकल रिएक्शन को आगे ले जाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पर जिसका नाम है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे है ना। तो एक तो देखेंगे हम एंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिटर का मतलब समझना, इनहिबिट का क्या मतलब होता है रोकना, इनहिबिट राइट, स्पेलिंग क्या है इसकी INHIBT इनहिबिट। तो ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स। तो अभी हमने ऊपर कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी देखी दो है ना, तो वो क्या करता है इन एक्टिविटी को रोक देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। दिस कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम्स एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। जो बाइंडिंग साइट जो होती है एक्टिव साइट उसको ब्लॉक कर देता है राइट। इससे क्या होता है सबस्ट्रेट उसमें नहीं जा पाता है और ये एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को रोक देता है। तो इस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। ऐसे एंजाइम्स जो ये जो एक्टिव साइट है इसको ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पर फर्दर सबस्ट्रेट नहीं जा सकता है, तो इस टाइप के एंजाइम्स को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स राइट। जो ड्रग्स हैं इस टाइप की जो ड्रग्स हैं उनको क्या बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। अब देखो ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स इन टू डिफरेंट वे। तो दो अलग अलग तरीकों से जो ड्रग हैं वो एंजाइम्स को सबस्ट्रेट को एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर रोक सकते हैं, जाने से रोक सकते हैं। तो ये मजेदार है ना, महाभारत का युद्ध की तरह है ये, सिंपल सी। तो पहले होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं है ना, जो ड्रग है और ये सबस्ट्रेट है राइट। तो यहाँ पे क्या करता है इन दोनों में कॉम्पिटिशन चलता है, भैया कौन इधर जाके इसको कवर करे। ये फटाक से गया और यहाँ पे चला गया, यानी कि ये बैठ गया। अब भैया ये यहाँ से पहले से प्रेजेंट है तो अब ये यहाँ पे जा ही नहीं पाते हैं, यानी कि इसने इस ड्रग ने इसको ब्लॉक कर दिया। तो इस टाइप के ड्रग को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, सिंपल है। नेक्स्ट होता है सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड द एंजाइम्स एक्टिव साइट। कुछ ड्रग्स इस तरीके से उसमें बाइंड नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं दीज बाइंड्स आर डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। ये एलोस्टेरिक साइट क्या होती है द अल्टरेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम बाय मींस ऑफ अ कन्फॉर्मेशन चेंज इंड्यूस्ड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसको हम देखते हैं सही से है ना। दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर at allosteric site changes the shape of the active site in such a way that substrate cannot recognize it। तो ये सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं कह रहा है कि ये क्या है एलोस्टेरिक साइट है, ये एक एंजाइम है एलोस्टेरिक साइट है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर है जो ड्रग है वो आता है इधर चला जाता है, और इससे क्या होता है ये एक्टिव साइट थी, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा बट ये इसका शेप चेंज कर देता है, ये यहाँ गया और इसका शेप चेंज हो गया, अब यहाँ पे वो आ ही नहीं सकता, हाँ कि ना नहीं आ सकता है ना। तो इस तरीके से भी वो इसको ब्लॉक कर देता है। तो इफ द बॉन्ड फाउंड बिटवीन एन एंजाइम एंड इनहिबिटर इज अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। अब यहाँ पर ये जो है एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, तब ये आसानी से टूटेगा नहीं। अब ये जो एंजाइम्स हैं वो परमानेंटली ब्लॉक हो गए। द बॉडी देन डिग्रेड्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसिस द न्यू एंजाइम्स। अब क्या होगा, अब तो दूसरा एंजाइम उनको बनाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। तो इसमें रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स देखो, ये जो 16.2 है इसमें हमने दो चीज देखी थी, एंजाइम्स एंड रिसेप्टर। तो एंजाइम्स को कंप्लीट कर लिया, अब हम रिसेप्टर को कंप्लीट करते हैं, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। तो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं वो किस टाइप की प्रोटीन होती हैं, कम्युनिकेशन में इनका काम होता है, यूज करते हैं।
एन organ or cell able to respond to light, heat or other external stimulus and transmit a signal to a sensory nerve. Majority of these are embedded in the सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये रिसेप्टर क्या काम करते हैं, जैसे आपको पता है कि आप यहाँ पे कोई आ गए, राइट, और आपने अचानक से हाथ रख दिया तो फटाक से कम्युनिकेशन होगा, फटाक से ट्रांसफर होगा, फटाक से मैसेज जाएगा। तो ये सब किसके कारण होता है, रिसेप्टर के कारण। ठीक है, और ये सब जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। रिसेप्टर्स प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, ये मैं बता चुका, इन अ सच वे दैट their small part possessing active site projects out of the surface of the membrane and opens on the outside region of the cell membrane। इसको समझते हैं डायग्राम से कि किस तरीके से ये ओपन साइट होती है, एक्टिव साइट होती है, राइट। अब देखो, इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स। जो मैसेज होता है न्यूरॉन्स के बीच में या न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, वो एक पर्टिकुलर केमिकल से कम्युनिकेट किया जाता है। तो उस केमिकल का नाम होता है केमिकल मैसेंजर। क्या नाम होता है, केमिकल मैसेंजर, राइट। तो ये क्या करते हैं, रिसीव्ड होते हैं बाइंडिंग साइट पर, रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पर। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये सारी चीजें। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ये सेल थी, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको जूम किया गया है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आता है इंटीरियर ऑफ अ सेल। तो ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये बाइंडिंग साइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हम बोल रहे थे आउटर बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर की। अब यहाँ पे केमिकल मैसेंजर आता है, इससे टच करता है, इसका शेप चेंज करता है, फिर वापस चला जाता है, यानी कि फटाक से इसने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी। और ऐसे बहुत सारे इसमें बॉडी में पाए जाते हैं। क्या किया, केमिकल मैसेंजर आया, यहाँ पे इसका शेप चेंज हुआ और फिर वापस से चला गया, तो वापस से इसका शेप वैसा ही हो गया। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है केमिकल मैसेंजर। और केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं, सिंपली आपको पता चल गया, ऐसे केमिकल्स जो न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स के बीच में या न्यूरॉन से मसल्स के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, टू एकोमोडेट अ मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस। क्या होता है, जैसे कि मैंने बता दिया, मैसेज लेने के लिए रिसेप्टर का शेप चेंज हो जाता है। दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू अ सेल। तो इससे मैसेज सेल में पहुंचता है। बस वही जो मैंने बोला है हिंदी में, उसको इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया है। केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। वो तो आपको दिखाई दे रहा है, वो आया, टच हुआ, चला गया, वो सेल के अंदर थोड़े ना जा रहा है ना। तो ये कह रहा है विदाउट एंटरिंग इन द सेल। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द बॉडी दैट इंटरेक्ट विद डिफरेंट केमिकल मैसेंजर। बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं। These receptors show selectively for one chemical messengers over the other because their binding sites have different shapes, structure and amino acid composition। तो अलग अलग केमिकल मैसेंजर हो सकते हैं, अलग अलग उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, डिफरेंट शेप्स, स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। अब बात करते हैं ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट्स। तो ये एंटागोनिस्ट्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग है ना जो रिसेप्टर साइट को बाइंड कर लेते हैं, ये आके रिसेप्टर साइट्स पे आ गई है ना। अब इसने ब्लॉक कर दिया, क्या, नेचुरल फंक्शन अब नहीं हो पा रहे हैं, तो नेचुरल फंक्शन को ये रोक रहे हैं। तो इस टाइप के ड्रग को हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट्स। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। तो जब आपको मैसेज नहीं चाहिए है ना, मैसेज को ब्लॉक करना है, तब हम एंटागोनिस्ट्स का यूज करते हैं। जैसे आप वापस में डायग्राम को जाओ है ना, तो ये यहाँ आ गया, ऐसे जो कुछ ड्रग्स होंगे जो यहाँ पे आ गए, इसने अब ये प्रोसेस नहीं हो पा रही, ब्लॉक कर दिया इसने। अब यहाँ पे फर्दर केमिकल मैसेंजर नहीं आ पाएंगे। ऐसे कुछ ड्रग हैं जो इस साइट को, ये जो साइट है ना, इसको ब्लॉक कर देंगे, तो फिर ये आ नहीं पाएंगे, यहाँ पे नहीं आ पाएंगे है ना। तो ये क्या करेंगे, मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा, मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। तो जब हमें मैसेज की जरूरत नहीं होती है तब हम यूज करते हैं एंटागोनिस्ट्स, सिंपल। अब एक और टर्म होता है एगोनिस्ट्स। तो ये क्या होता है, एगोनिस्ट। तो दो टर्म यूज किए यहाँ पे, एक तो एंटागोनिस्ट्स और दूसरा एगोनिस्ट्स है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, दीज आर एगोनिस्ट्स। दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स। समझ में आया, नहीं आया, समझो। जब हमें केमिकल मैसेंजर की कमी होती है तो उसको भरपाई हम करते हैं एगोनिस्ट से, राइट। देखो, जो पहला वाला था एंटागोनिस्ट, वो क्या करते थे, ज्यादा मैसेज आ रहे हैं उनको रोकने के लिए। और एगोनिस्ट क्या करते हैं, यदि मैसेजेस की कमी है, केमिकल मैसेंजर की कमी है, तो उसको बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाते हैं, मिमिक्री। ये मिमिक सब मिमिक्री से लिया गया है ना, मिमिक्री है ना। तो उसको स्विचिंग करते हैं
रिसेप्टर्स को, राइट, और फिर वहां से इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो ये था आपका 16.2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू कर रहे हैं 16.3। कलर कैसा है ये, राइट, 16.3। तो यहाँ पे क्या देखना है, थेरापेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले देख रहे हैं एंटासिड। तो ये एंटासिड क्या होता है ना, इसका मतलब एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जो हमारा स्टमक रहता है यानी कि पेट, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड आ जाता है। तो आपने सुना है एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से इरिटेशन और पेन होने लगता है। मैंने क्या कहा, जो हमारा स्टमक होता है उसमें एसिड बढ़ जाता है यानी कि एसिडिटी होने लगती है, तो जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन हमें होने लगता है। और कुछ कुछ जगह हमारे स्टोक में, जो स्टोमक है उसमें क्या होता है, अल्सर। अल्सर क्या होते हैं, फोड़ा फुंसी, है ना, जैसे कोई पर्टिकुलर जगह है वो इन्फेक्ट हो गई तो अल्सर। तो अगली बार से मैं अल्सर यूज करूंगा, राइट। अल्सर का मतलब फोड़ा फुंसी टाइप, मतलब कोई घाव वाग। तो इस तरीके से अल्सर हो जाते हैं स्टमक में, किसकी वजह से, ज़्यादा एसिड होने से। यदि ज़्यादा एसिड स्टमक में हो गया तो अल्सर हो जाते हैं। अब इन एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो एक तरीका ये है कि एसिड है, आप जानते हो कि एसिडिटी बढ़ रही है, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस लेके आएंगे। तो हम कुछ एंट एसिड यूज करते हैं। एंट एसिड क्या होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं इन नेचर, राइट। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एंट एसिड यूज करते हैं। तो बात करें 1970 की, है ना, चूंकि एसिडिटी पेट में बढ़ गई है, तब हम उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मिक्सर ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये क्या थे, बेस थे। तो ये क्या करते थे, एसिडिटी को बैलेंस करते थे, न्यूट्रलाइज करते थे। इससे क्या होता था, एसिडिटी थोड़ी मतलब कम हो जाती थी, बट हमेशा के लिए खत्म नहीं होती थी, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेटर अल्टरनेटिव्स बिकॉज ऑफ बीइंग इंसॉल्युबल, दीज डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी। और यहाँ पे हम मेटल हाइड्रोक्साइड भी ले लेते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, डायरेक्टली नहीं, ऐसे नहीं, है ना, थोड़ा सा वो करके, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में यदि आप हाथ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो तो कितना स्ट्रॉन्ग रहता है ना। तो इससे क्या होता था कि जो पीएच है ना, वो बैलेंस रहती थी, न्यूट्रलिटी रहती थी, उससे ज़्यादा कम नहीं होती थी। अब बात ये है कि सिम्टम जो होता है उसको तो बंद कर सकते थे, लेकिन कॉज, जो कारण है, उसको बंद नहीं करते थे। कहने का मतलब ये है कि आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कोई नस बैंड हो गई है, अब आपके पेन हो रहा है, आपने कोई टैबलेट ली पेन किलर, तो पेन किलर क्या करेगा, आपको दर्द बंद कर देगा, यानी कि जो सिम्टम है उसको खत्म कर रहा है, दर्द बंद कर रहा है, दर्द बंद कर रहा है, दर्द हुआ फिर ले ली, फिर दर्द हुआ फिर टैबलेट ले ली। तो इससे क्या हुआ, आपका दर्द तो बंद हो गया, लेकिन कारण खत्म नहीं हुआ कि वो किस वजह से हो रहा है। तो जब तक कॉज को खत्म नहीं करेंगे तब तक वो खत्म नहीं होगा परमानेंटली, है ना। तो ये जो हम अभी तक ले रहे थे एंटासिड्स, वो सिम्टम को खत्म करते थे, कॉज को नहीं। तो अब लास्ट में क्या हुआ, मतलब अब इसकी वजह से जो पेशेंट है वो आसानी से ठीक नहीं होंगे। तो लास्ट में क्या हुआ आपको पता है, कुछ और डिस्कवरी की गई, है ना। मेजर ब्रेकथ्रू ट्रीटमेंट हाइपरटाइटिस केम थ्रू इन डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू which a chemical histamine stimulate the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach। तो जो हिस्टामिन था वो क्या करता था, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मतलब इनको प्रोत्साहित करता था। क्या इन ये जो कारण था, हिस्टामिन कारण था जिसकी वजह से एसिड निकलते थे, तो इनके ऊपर काफी रिसर्च की गई। फिर इसको रोकने के लिए एक ड्रग खोजा गया जिसका नाम था सिमेटिडीन, राइट। तो इसका भारी यूज होता था और द रिजल्ट इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। तो ये क्या करता था, उसको प्रिवेंट कर देता था, तो वहां से कम एसिड निकलता था। जो हिस्टामिन क्या करता था, एसिड को निकालने के लिए निकलवाता था, तो हिस्टामिन को ये प्रिवेंट कर देता था। अब ये ड्रग उस समय तक बहुत ज़्यादा बिका, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चला, जब तक दूसरा ड्रग नहीं आ गया, रेनिटिडीन, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ एंटासिड एसिड के दो एग्जाम्पल हैं, एक रेनिटिडीन एंड दिस, है ना। और हिस्टामिन का ये स्ट्रक्चर है, हिस्टामिन क्या है, एंटासिड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता था, कुछ स्टेजेस पे जो अल्सर होते हैं, जो फोड़ा फुंसी होते हैं, वो इतने बड़े हो जाते थे, मतलब उनको सही नहीं किया जा सकता। तो फिर हम क्या करते थे, जो स्टोमक है ना उसके अंदर इस तरीके से हो गया तो इस पूरे पोर्शन को ही हटाना पड़ता था, है ना। वी रिमूव अफेक्टेड पार्ट ऑफ स्टोमक। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी एंट एसिड के बारे में, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं एंटी हिस्टामिन्स। तो ये एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं? हिस्टामिन को रोकते हैं। हिस्टामिन क्या करता है आपको पता है? एलर्जी, है ना। इससे एलर्जी होती है, जलन मचती है बॉडी में, तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटी हिस्टामिन्स का। तो देखो, हिस्टामिन्स इज अ पोटेंट वैसोडिलेटर। ये वैसोडिलेटर का मतलब क्या होता है? ये जो वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, खून जिसमें से बहता है जिन नसों में से, उनको क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। ये इसका काम है। Histamines, it contracts the smooth muscles in the bronchi and guts and relaxes other muscles। जो ब्रोंचाई और गट ये बॉडी पार्ट है ना। ब्रोंचाई ये लंग्स और जो हम सांस लेते हैं उसके बीच में होता है। तो ये क्या करते हैं? इनकी मसल्स को कॉन्टैक्ट कर देता है और कुछ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। सच एज दोज इन द वॉल्स ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं उनको बड़ा कर देता है, रिलैक्स कर देता है, राइट। तो इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। हिस्टामिन्स इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेसल कॉन्जेक्शन। जो नाक बहती है ना, है ना, रनी नॉइज जो बोलते हैं, तो उसका भी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी हिस्टामिन की, राइट। अब देखो, जो हमें थोड़ी भी सर्दी हो जाती है ना, या फिर कोई भी एलर्जिक पर्सन है किसी से, जैसे धूल वगैरह है, उससे थोड़ा उसको जुकाम हो गया, है ना, तो इससे क्या होता है? अपनी जो नाक बहने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टामिन। वो किसकी वजह से होती है? हिस्टामिन की वजह से, ठीक है। अब इस हिस्टामिन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं कुछ सिंथेटिक डिगर, जो ड्रग, ठीक है, जो एंटी हिस्टामिन्स है। जैसे एंटी हिस्टामिन्स कौन कौन से सिंथेटिक डिगर हैं? सिंथेटिक ड्रग्स, राइट। ब्रोमफेनाइर अमीन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ब्रोमफेनाइर अमीन, ठीक है। डैमटेप एक टैबलेट का नाम है, ब्रांड का नाम है जिसमें ये पाया जाता है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है टाइटेनडीन, राइट, सेल्डेन, जो कि ब्रांड का नाम है। तो ये क्या करते हैं? एंटीहिस्टामिन्स की तरह एक्ट करते हैं। दे इंटरफियर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन बाय competing with histamines for binding site of receptors where histamines exerts its effect। तो आपको पता है ये कुछ बाइंडिंग साइट होती थी रिसेप्टर में इस तरीके की, है ना। तो यहाँ पे हिस्टामिन आता था, बट क्या करता है? ये रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देता है, कॉम्पीट करता है किससे? हिस्टामिन से, इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा, एक क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा हो रहा था कि ये जो है ना हिस्टामिन, स्टोमक में एसिड इसकी वजह से आता था, तो वहां पर हमने एंटी हिस्टामिन क्यों नहीं लिया? वहां पर हमने एंटी एसिड क्यों लिया? क्योंकि वहां पे भी ले सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिसेप्टर होते हैं, है ना, एंटी एलर्जिक और एंटी एसिड के, वो अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने वहां पर एंटी हिस्टामिन नहीं लिया, राइट। ये क्वेश्चन है ना, व्हाई डू हैव मेंशन एंटी हिस्टामिन्स नॉट अफेक्ट द सीक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टमक, ठीक है। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें से एक लाइन भी एनसीईआरटी की मिस नहीं है, तो ये मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आपकी सारी एनसीईआरटी इसमें कवर हो जाएगी, तो डोंट वरी। अब ये कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं उन दोनों कंपाउंड के, तो क्या ये याद करने? बिल्कुल नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के बारे में। तो देखते हैं क्या होते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। इसमें हम दो टाइप के ड्रग देखेंगे, एक तो ट्रैंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। दो चीज हैं, कौन कौन सी? ट्रैंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स, ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। जो हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है नर्व से रिसेप्टर को, उसको ये अफेक्ट करते हैं। और जनरली जो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं आर क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड और इवन सर्व मेंटल डिजीजेस। जो भी हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में जाते हैं, दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें किसका यूज लेते हैं हम? ट्रैंकुलाइजर्स के। तो ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो हम इनका यूज करके क्या करते हैं? थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है एंजाइटी से, स्ट्रेस से। जैसे हम इरिटेट होते हैं, हमें कोई चिढ़ाता है ना, जैसे लंगूर है, बंदर है ना, उसको अपन इरिटेट कर देते हैं, तो इसी तरीके से हमको भी कोई इरिटेट कर सकता है और हम छोटी छोटी बातों लेके इरिटेट हो जाते हैं, राइट। तो इससे हमें रिलीफ मिलता है। ये हमें रिलीफ किससे मिलता है? ट्रैंकुलाइजर से। अब जैसे मान लो हम किसी भी छोटी सी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंटेड हो जाते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो सारी चीजों को हम रिलीफ ले सकते हैं उन सारी चीजों से। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स। दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स।
स्लीपिंग पिल्स भी होती हैं जिसमें ये मिला हुआ होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स, दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। ये तो फालतू की चीज़ है, बहुत सारे ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके, और कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। नोराड्रेनालिन, ठीक है, इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट प्ले अ रोल इन मूड चेंज। तो ये मूड चेंज में इसका रोल प्ले करता है। इफ द लेवल ऑफ नोराड्रेनालिन इज लो फॉर सम रीजन देन द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम्स लो। यदि ये कंपाउंड कम है तब जो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए पर्सन क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एंटी डिप्रेजेंट ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, जिससे हम डिप्रेशन में ना जाएं। तो एंटी डिप्रेजेंट ड्रग्स का यूज करते हैं जिससे हम डिप्रेशन में ना जाएं, राइट। दीज ड्रग्स inhibit the enzymes which catalyze the degradation of noradrenaline। मतलब ये जो ड्रग है वो रोकता है एंजाइम्स को, है ना, जो क्या करते हैं, इसका कम करते हैं। if the enzyme is inhibited, this important neurotransmitter is slowly metabolized and can activate its receptor for longer periods of time, thus काउंटरैक्टिंग द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन को कैसे बंद करता है, ये सिंपली क्या करता है, मेटाबॉलिज करता है, यानी कि लॉन्गर पीरियड तक रिसेप्टर को एक्टिवेट करके रखता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन को खत्म कर देता है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एप्रोनाइजेड एंड फिनेल्जिन इसके दो ड्रग्स के एग्जांपल हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है जो कि आपको याद नहीं करना है। सम ज्यादा ऊपर निकल गए, हाँ, सम ट्रैंकुलाइजर्स नेमली क्लोरोडाइजेपोक्साइड एंड मेप्रोबेमेट आर रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स सूटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। जो हमें टेंशन होती है ना, उससे राहत पाने के लिए हम ये दो को यूज करते हैं, एक ये वाला और दूसरा मेप्रोबेमेट और एक ये क्लोरोडाइजेपोक्साइड, ठीक है। दो कौन कौन से यूज करते हैं हम टेंशन को रिलीव करने के लिए, क्लोरोडाइजेपोक्साइड एंड मेप्रोबेमेट। यदि इनकी प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब पर इसका नाम लिखिएगा और आगे डालिएगा प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन करके आपको बता देगा, राइट। मैंने उनको वहीं से सीखा था। इक्वानिल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। यदि हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तब हम उसके लिए, उसको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, इक्वानिल, राइट। इन तीनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि याद नहीं करना है। अब हम थोड़ा बात करते हैं बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव की। बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव में जैसे बेरोनल है, अमाइलटल है, नेमब्यूटल है, ल्यूमिनल है, सेकोनल है ना, ये क्या है, इनके डेरिवेटिव है। तो ये अच्छे से एक ट्रैंकुलाइजर्स हैं, एक पूरी क्लास है ट्रैंकुलाइजर्स की, राइट। दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बारबिट्यूरेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, बारबिट्यूरेट्स। तो बारबिट्यूरेट्स के आपको एग्जांपल ये याद होने चाहिए। बारबिट्यूरेट्स आर हिप्नोटिक, ठीक है, स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, स्लीपिंग कैप्सूल्स, जो हमको नींद आ जाए उसके लिए इनका हम यूज करते हैं। सम अदर सब्सटेंस यूज एज ट्रैंकुलाइजर्स आर बेलियम एंड सेरोटोनिन। तो कुछ और हैं जो कि इनके एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रैंकुलाइजर्स के हमने बहुत सारे एग्जांपल देखिए, कुछ याद कर लीजिएगा आप जितने आपसे हो सके, राइट। और ट्रैंकुलाइजर्स पता है कि जो भी दिमाग से रिलेटेड बीमारी है, स्ट्रेस है, टेंशन है ना, जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, पागलों की तरह हरकत करना, मेंटल हॉस्पिटलों में भर्ती करने की बजाय ट्रैंकुलाइजर्स उनको खिला दो, लगता नहीं कि ये पागल हो गया, कुछ जल्दी जल्दी छोटी चिड़चिड़ापन होने लगला है ना, वो सारी चीजें ये खत्म कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनाल्जेसिक्स के बारे में। तो एनाल्जेसिक्स क्या है, ये पेन किलर है बेसिकली। ये क्या करते हैं, पेन को रिड्यूस या फिर खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक ड्रग्स। तो जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है इनको हम नॉन एडिक्टिव भी बोलते हैं, एडिक्ट नहीं होते हैं हम इनकी तरफ, ठीक है। तो इन दोनों को वन बाई वन देखते हैं, नॉन नार्कोटिक क्या होते हैं और नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो पहला है नॉन नार्कोटिक, यानी कि जिसको हम नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो एस्पिरिन। तो एस्पिरिन आपने काफी सुना होगा, ये पेन किलर में अच्छा काम करता है। तो एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। इसके दो एग्जांपल है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। तो एस्पिरिन क्या है, बहुत फेमिलर एग्जांपल है ना। ये क्या करता है, जो ऐसे केमिकल्स हैं जैसे जो जिससे जलन होती है ना, मतलब पेन होता है, ऐसे टिश्यूज हैं जिससे पेन वगैरह होता है, उसके सिंथेसिस को रोक देता है क्या, एस्पिरिन, ठीक है। दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन सच एज दैट ड्यू टू अर्थराइट्स। ये क्या होता है, ये जो घुटनों में दर्द होता है, गठिया दर्द होता है, उसको रोकने में भी ये हेल्प करता है।
और भी इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे रिड्यूसिंग फीवर को भी खत्म करता है। तो जो ड्रग्स फीवर को खत्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक, राइट। प्रिवेंट प्लेटलेट कोगुलेशन, प्लेटलेट जानते हो आप क्या होता है, जैसे आपने सुना है कि हमारे शरीर में इतनी प्लेटलेट रह गई थी। बेसिकली जो प्लेटलेट होती है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होना चाहिए, और ये वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। यदि बहुत कम प्लेटलेट हो गई है ना तो इंसान की डेथ हो जाती है। जैसे डेंगू से आपने सुना बहुत सारे इंसान की डेथ हो जाती है, वो क्यों होती है, क्योंकि उनके शरीर में प्लेटलेट कम हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट कोगुलेशन से इसको रोकते हैं कौन, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, एस्पिरिन फंड्स यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक में भी हम एस्पिरिन का यूज करते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है ये। अब बात करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक के लिए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन, है ना। मॉर्फिन एंड मैनी ऑफ इट्स होमोलॉगस, मॉर्फिन और इसके बहुत सारे डेरिवेटिव क्या करते हैं, जो पेन है उससे, और पेन से आराम करते हैं, मतलब दर्द को भगाते हैं, और स्लीप नींद देते हैं। यदि ये डोज पॉइजनस हो जाए तब बहुत खतरनाक हो जाता है। इससे कभी कभी हम मूर्छित हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अंगड़ाई आना, ऐंठना, है ना, जैसे आप मिर्गी के दौड़े पर ना, राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो मॉर्फिन नार्कोटिक्स आर समटाइम रेफर्ड टू एज ओपिएट्स सिंस दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम पॉपी। ये समझ में नहीं आया, इसमें दो वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे, ओपिएट्स और ओपियम पॉपी। तो ये जो बर्ड है ना, ये कहाँ से आता है, ओपियम पॉपी। इसको हम बोलते हैं अफीम। आपने सुना अफीम की खेती, है ना, तो अफीम की खेती में से ये बनता है मॉर्फिन। तो ये हमारे लिए बहुत बेकार रहता है ना। अब देखो प्रोनाउंसिएशन, आपको ये नहीं पता हो कि ओपियम को अफीम बोलते हैं, तो इसका थोड़ा अंग्रेज टाइप में प्रोनाउंसिएशन करो। ये क्या है, ओपियम लिखिए, ओपियम लिखा है, अब इसको अंग्रेज टाइप में पढ़ो, जैसे वो यूएसए के लोग पढ़ते हैं ना, अफीम 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 अफीम, क्या निकल रहा है, अफीम निकल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, अफीम, राइट। These analgesics are chiefly used for the relief of postoperative pain, cardiac pain and pains of terminal cancer and in childbirth। तो ये सारे के जो पेन है उनको रोकते हैं ये वाले ड्रग्स। तो इनके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर दिए, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, आप देख रहे हैं ये बहुत खतरनाक ड्रग्स हैं, है ना, अफीम से बनते हैं। तो ये सारी चीज स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना है, इनके एग्जाम्पल आपको याद करना है, राइट। अब देखते हैं एंटी माइक्रोबियल्स, राइट, ये टॉपिक है, तो इसमें हम दो चीज़ देखेंगे। एक तो एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, राइट। तो यहाँ पे देखो, डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में बी कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड अदर पैथोजेंस, राइट। तो जैसा कि इस नाम से पता चल रहा है, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल का यहाँ पे जैसे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे रिलेटेड ये वर्ड है, माइक्रोब्स इनको बोलते हैं, है ना। तो अब उनके बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी जो इंसान होता है उनको बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे बैक्टीरिया से या फिर वायरस, फंजाई या पैथोजन से हो जाती हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। An antimicrobial tends to destroy, prevent development or inhibit the pathogenic action of microbes such as bacteria। तो जो एंटीमाइक्रोबियल्स होता है उसका क्या काम होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनको रोकते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स यूज करते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया है उसको स्टॉप करने के लिए क्या यूज करते हैं, है ना, उसके एक्शन या जो इसका डेवलपमेंट है ये यदि बढ़ता जाता है तो क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। फंजाई के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटी फंगल एजेंट्स। वायरस के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटीवायरल एजेंट, है ना। और पैरासाइट्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। और सिलेक्टिवली, हाँ इतनी ही है, ठीक है। अब इसमें हम दो चीज़ देखेंगे, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, राइट। तो ये क्या है, यानी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स से। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, आपने बहुत बार सुना है ना कि यार एंटीबायोटिक ले लो, इसको एंटीबायोटिक दे दो, हर कोई एंटीबायोटिक ही दे रहा है, जहां जाओ वहां सब एंटीबायोटिक ही दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, एंटीबायोटिक आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये क्या है ना, नेचर में ये जहरीले नहीं रहते हैं, जहरीले का मतलब टॉक्सिक नहीं रहते हैं, बहुत कम टॉक्सिसिटी होती है इनके लिए, तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं रहते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, राइट। तो और इनका यूज़ क्या करते हैं, ये एक ड्रग्स रहते हैं, जो इन्फेक्शन वगैरह हैं, जो भी बीमारी है उनके लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं ये। एन एंटीबायोटिक नाउ रिफर्स टू अ सब्सटेंस प्रोड्यूस होली और पार्टिकली बाई केमिकल सिंथेसिस, ये बनाए जाते हैं विच इन लो कंसनट्रेट
सन्स इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंटरव्यूइंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, यदि हमने इनकी कम कंसंट्रेशन भी ली है एंटीबायोटिक की, तब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बढ़ रहे हैं तो ये क्या करता है, इनकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको बंद कर देते हैं, है ना, उसमें जाके। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स का काम होता है। तो एक साइंटिस्ट है यहाँ पे पॉल, है ना, तो इन्होंने क्या किया, एक मेडिसिन डेवलप की एस्फेनमीन, है ना, अर्सफेनमीन, इसको हम क्या बोलते हैं, साल्वार्सन, नॉन एज साल्वार्सन। इट वाज फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड बाय साइफिल्स। साइफिल्स क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक बीमारी होती है, तो आप समझ ही रहे होंगे ये, है ना। तो इसके लिए इन्होंने डिस्कवर की थी, तो एज ए एंटीबायोटिक आप एग्जाम्पल में ये दो लिख सकते हो। और देखते हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ, इनको ध्यान से देखो, ये AS डबल बॉन्ड AS, है ना, और इधर ये प्रोंटोसिल, सल्फेनिलमाइड, सल्फापाइरिडीन, अजोडाई। तो इनके स्ट्रक्चर देखने के बाद हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ही नोटेड सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ साल्वार्सन एंड एजोडाई। तो देखो इन दोनों में उन्होंने क्या देखा, अंतर देखा। यहाँ पे AS डबल बॉन्ड AS है और ये अजोडाई है, इसमें N डबल बॉन्ड N है, तो ये अंतर उसने देखा कि थोड़ी सी सिमिलरिटी है। द AS डबल बॉन्ड AS लिंकेज प्रेजेंट इन अर्सफेनामीन रिजेंबल्स द N डबल बॉन्ड N लिंकेज प्रेजेंट इन अजोडाई। तो ये जो लिंकेज थी वो अजोडाई जैसी सेम दिखाई दे रही थी, है ना। बस इतना अंतर था कि N की जगह आप आर्सेनिक एटम लगा दो। तो इससे उसने एक और, इसका मतलब काफी रिसर्च करने के बाद, डिस्कवरी करने के बाद, एक और इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रिपेयर किया जिसका नाम था प्रोंटोसिल, है ना, विच रिजेंबल्स इन स्ट्रक्चर टू द कंपाउंड साल्वार्सन। थोड़ा सा ये इस तरीके का दिखता था, इसकी डिस्कवरी की लास्ट में, है ना। तो ये कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा जैसे दिख रहा है ना स्ट्रक्चर में, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N है, दो बेंजीनिंग, तो काफी हद तक ये सिमिलर है। तो आखिरकार इसकी डिस्कवरी होगी प्रोंटोसिल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। Soon it was discovered that in the body, Prontosil is converted to a compound called sulfanilamide. Thus the sulfur drugs were discovered. अब ये देखा कि जब बॉडी होती है, बॉडी में जो प्रोंटोसिल है वो जाने के बाद सल्फेनिलमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद हमने सल्फर ड्रग्स को डिस्कवरी कर ली थी। अब बहुत सारे सल्फर ड्रग्स के सल्फोनामाइड एनालॉगस जो थे उनको सिंथेसाइज किया गया, जिसमें से सबसे इफेक्टिव था सल्फापाइरिडीन। अब वापस से स्ट्रक्चर पर चलते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना है। तो ये क्या था, प्रोंटोसिल। जब ये बॉडी में जाता है तो ये स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहे हो ना, इसको यदि हम अलग कर दें तो ये कंपाउंड मिलता है हमें, इसको बोलते हैं हम सल्फेनिलमाइड, है ना। तो इसकी डिस्कवरी की फिर और इसके डेरिवेटिव होते गए, तो जैसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो क्या है, सल्फापाइरिडीन, राइट। अब जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स हैव आइदर साइडल किलिंग इफेक्ट और अ स्टैटिक इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एज फॉलोज। तो ये आपको एग्जांपल याद करने हैं, बैक्टीरियासाइडल, है ना, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। तो इनकी ये तीन तीन एग्जांपल दिए हैं, तो वो याद कर लेना, मेरे से ये नाम याद नहीं हुए थे। तो बाकी ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरियासाइडल में आता है, राइट। पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़े से हम टाइप्स देखते हैं एंटीबायोटिक्स के। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से क्या होते हैं। तो द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर अफेक्टेड बाय अ सर्टेन एंटीबायोटिक इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शंस। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कुछ एंटीबायोटिक से अफेक्ट होते हैं कुछ एरिया के कारण, है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के कारण। तो उनको हम उस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एंटीबायोटिक विच किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर सेड टू बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मार देते हैं या उनको रोक देते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और जो दूसरे कौन से हैं, दोज इफेक्टिव मैनी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में मतलब इफेक्ट करते हैं, इफेक्टिव रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इफ इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज दे आर रेफर्ड एज लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। यदि वो एक पर्टिकुलरी ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर बीमारी सिंगल, है ना,
उसकी तरफ इफेक्ट करते हैं। उस जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या पर्टिकुलर डिजीज है और कोई एंटीबायोटिक है उससे ये ठीक हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिजीज ही है ना, और इफेक्टिव है यानी कि इसके अगेंस्ट, तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को हम बोलते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब कुछ एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से जो एंटीबायोटिक हैं वो कौन कौन सा टाइप्स हैं एंटीबायोटिक्स के। तो जैसे पेनिसिलिन जी की बात करें तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है। एम्पिसिलिन अमोक्सिसिलिन की बात करें तो सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन है, यानी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, ये पेनिसिलिन को मॉडिफाई करा के बनाए जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल जो हैं एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आप प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ना जाएं, दिल से पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ्स वालों को बड़ी दिक्कत आती है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे क्लोरामेफेनोकोल है ना, तो ये कौन सा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और यहाँ पे अगेन और कुछ एग्जांपल दिए हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के, बेनकोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सेसिन, राइट। एक और ये नाम आप देख रहे हो, डाइसाजाइरिन इज सपोज टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्टेंस ऑफ कैंसर सेल। ये कैंसर सेल के लिए क्या रहता है, टॉक्सिक रहता है, तो ये भी एक एंटीबायोटिक है। बहुत सारे आपको मैंने बता दिए हैं, है ना, तो कुछ याद करने लायक हैं जो आप याद कर लेना। अब हम सेकंड टॉपिक पे चल रहे हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, राइट। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्ट आर आल्सो द केमिकल्स व्हिच आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो केमिकल हैं सेम एंटीबायोटिक की तरह, है ना, ये भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और उनको मार देते हैं। अब एंटीबायोटिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू सच एज बाउंड्स, कट्स, अल्सर एंड डिजीज स्किन सरफेसेस। तो ये क्या करते हैं, जैसे जो लिविंग टिश्यू है, जैसे मान लो हमें कहीं चोट आ जाए, उसमें लिविंग टिश्यू लिविंग सेल है, तो उस पर हम एंटीसेप्टिक को अप्लाई करते हैं। एंटीबायोटिक के साथ ऐसा नहीं करते थे, है ना, स्किन में कोई डिजीज होगी तो उसके ऊपर हम लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, राइट। ये अंदर हम नहीं लगाते। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में क्या अंतर है, यही अंतर है कि एंटीबायोटिक्स को हम अंदर ले लेते थे, है ना, टेबलेट के तहत या फिर कुछ कैसे भी करके इंजेस्ट कर लेते थे। बट बात करें यहाँ पर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स की, तो वो ऐसा नहीं है, वो हम ऊपर से लगाते हैं, जैसे स्किन में लगा लो, बाउंड हो गया वहाँ लगा लो, इस तरीके से हम यूज करते हैं। अल्सर का मतलब फोड़ा फुंसी, राइट, फोड़ा को बोलते हैं अल्सर, बड़ा अजीब सा लगता है इसका नाम हिंदी में। कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक डिटॉल। डिटॉल इज अ मिक्सर ऑफ क्लोरोक्सिलॉन एंड टेरिफिनियोल, राइट। तो डिटॉल के बारे में आपको पता है, हम काफ़ी यूज़ करते हैं डिटॉल को। ऐसा तो नहीं है डिटॉल को पी जाते हैं तो सारे अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मर जाते होंगे, तो ऐसा नहीं करते, हम इसको आउटर साइड से लेते हैं, इंटरनल नहीं लेते, इंजेस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो डिटॉल है वो किस किस का मिक्सर है वो आपको पता होना चाहिए, क्लोरोक्सिलिनोल एंड टेरपिनियोल, राइट। अब दूसरे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, बाइथायोनॉल, इसको हम बाइथायोनल भी बोलते हैं। ये सोप में ऐड किया जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाए, थोड़ी सी उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाए। अब जैसे बात करें, आयोडीन एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है। इट्स 2-3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सर इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो ये आपको पता होना चाहिए। टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज द इट्स अ 2-3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सर इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन का 2-3% यदि हम अल्कोहल वाटर में मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इट इज अप्लाइड ऑन बाउंड्स। बाउंड्स वही घाव वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पे हम इनको अप्लाई करते हैं। आयोडोफॉर्म इज आल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर बाउंड्स। आयोडोफॉर्म का भी यूज करते हैं बाउंड्स के लिए। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन इन बीक इज बीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस। जो आँख होती है ना, आँख, उसके लिए हम एक बीक एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। वो कैसे बनता है, बोरिक एसिड को हम डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन में मिला देते हैं, ठीक है। कुछ उनके स्ट्रक्चर दिए हैं जिनमें से आपको कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, ये पता होना चाहिए जो बाइथायोनॉल है वो उसमें सल्फर आता है। अब बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट। कुछ साफ सफाई करने के लिए भी हम यूज करते हैं ना, जिससे थोड़े उस पर कीड़े वगैरह ना है, तो उसका क्या, किसका यूज करते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट्स का, राइट। सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन। कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है ना, किस किस की तरह, वो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम कर सकता है और वो डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो कंसंट्रेशन पर वेरी करता है। तो हम इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो 2% सॉल्यूशन फिनॉल है ना,
वो क्या है, एंटीसेप्टिक है। यदि हम इसका 1% कर दें तब वो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, हाँ, वाइल इट्स 1% सॉल्यूशन इज डिसइंफेक्टेंट, राइट। यदि हमने इसकी कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा दी, 1% कर दी, तब वो क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्ट बन जाएगा। और 0.2% कर दी तब वो क्या होगा, एंटीसेप्टिक। जैसे बात करते हैं क्लोरीन इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 टू 0.4 ppm इन एक्वा सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन वेरी लो कंसंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, तो ये डिसइंफेक्टेंट्स के कुछ एग्जांपल थे। कौन कौन से, क्लोरीन की कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 एक्वा सॉल्यूशन में, और सल्फर डाइऑक्साइड की, राइट। तो ये क्या थे, डिसइंफेक्टेंट्स के एग्जांपल थे। और आपको ये पता चल गया कि एक ही सब्सटेंट है वो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों की तरह काम कर सकता है। बस कंसंट्रेशन को हमें थोड़ा सा वेरी करना है। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल क्या होता था, एंटीसेप्टिक। यदि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के बंद कर दिया तो वो क्या बन जाता था, डिसइंफेक्टेंट, राइट। अब हम चलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की तरफ। व्हाट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो इसको पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक रिवॉल्यूशन हैज प्रोवाइडेड लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ टू पीपल। तो जो एंटीबायोटिक आने की वजह से इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो गई थी, है ना, हेल्दी हो गई थी। द लाइफ expectancy has almost doubled. The increased population has caused many social problems in terms of food, resources, environmental issues, employment. To control these problems, population is required to be controlled. This has led to the concept of family planning. अब ये हुआ कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती आ रही थी, दंदना की पॉपुलेशन तो आज भी नहीं रुक रही है ना, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अब एक प्रॉब्लम होने लगी बहुत सारी। अब एक बात बताओ, यदि एक कमरे में एक व्यक्ति रहता है तो आसानी से रह सकता है, अब उसी कमरे में आप 10 व्यक्तियों को डाल दो तो कितनी दिक्कत आएगी। तो इसी तरीके से अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो रिसोर्सेज हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है, फूड रिसोर्सेज में, इन्वायरमेंट के भी इशू हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे आपको पता, सरकारी नौकरी निकले, उसकी 10 सीट निकले ना, तो पता नहीं उस पर कितने फॉर्म आ जाते हैं। तो ये हालत है बेरोजगारी की हमारे देश में अभी, है ना। तो अब पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी, तो अब इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएंगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या होता था, एक फैमिली प्लानिंग की जाती थी, राइट। तो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से हम प्रेगनेंसी इन फीमेल को रोक सकते हैं और इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज इन द डायरेक्शन बर्थ कंट्रोल पिल्स एसेंशियली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन्स डेरिवेटिव्स। तो जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं, ठीक है, उनका यूज करते हैं हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ कैप्सूल्स या कुछ टैबलेट आती हैं जो क्या करती हैं, प्रेगनेंसी को रोकती हैं। और ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उसमें क्या क्या मिला रहता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरियन। जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, और ये प्रोजेस्टेरियन है, इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हार्मोन्स। तो ये मैंने बता दिया, दोनों ही हार्मोन्स हैं, फीमेल में पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा कभी कभी मेल में भी होता है। इट इज नोन दैट प्रोजेस्टेरियन सप्रेसेस ओव्यूलेशन। जो प्रोजेस्टेरियन है वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को खत्म कर देता है, दबा देता है। तो ये ओव्यूलेशन क्या होता है, इन फीमेल ओवरी के द्वारा जो ओवा यानी एग होता है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो जो मतलब कोई चाइल्ड वगैरह बर्थ वगैरह होती है वो कैसे होती है, जो स्पर्म एंड एग होता है उसका, उससे बनता है जाइगोट, देन उससे बर्थ वगैरह होती रहती है। तो यदि ये प्रोसेस ही रोक दी जाए, ये हो ही ना, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरियन ओवुलेशन को सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोजेस्टेरियन। अब जो सिंथेटिक जो बनाए हुए प्रोजेस्टेरियन है, उनके जो डेरिवेटिव है वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं बजाय सिंपल प्रोजेस्टेरियन से, राइट। अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स या फिर कौन कौन सी जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल रहती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और ये पता होना चाहिए, है ना। गाँव में क्या होता है कि पता तो रहता नहीं है जनरली, सिटी में ऐसा नहीं, जो पीपल अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में वहाँ पे ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी मैंने देखा है कि एक एक परिवार में 8-8 10-10 बच्चे भी होते हैं। तो अब देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक नारा आ जाता है पता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो वो क्यों आ जाता है, जिससे पॉपुलेशन को रोका जाए। अब देखो इधर, नॉरथिंड्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो इसको हम बहुत यूज करते हैं रोकने के लिए। किस क्या क्या कैसे यूज करते हैं इसको, ये क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव है, राइट। एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरह इसको हम यूज करते हैं। द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव इज
इथाइनिल एस्ट्राडाइल नोवेस्ट्रॉल, है ना, ये थोड़ा सा ब्रांड का नाम है, शॉप पे ये मिलता है। तो कुछ इसके भी डेरिवेटिव यूज कर लेते हैं, इनको मिला के कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन डेरिवेटिव और प्रोजेस्टेरियन डेरिवेटिव का एज ए एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर पाएं। अब हम चलते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लीपिंग pills are recommended by doctors to the patient suffering from sleepiness, but it is not advisable to take the dosage without consulting with the doctor. Why? तो ऐसा कहा जाता है जो स्लीपिंग पिल्स, मतलब पिल्स क्या होती हैं, नींद आने की टैबलेट, है ना, जो डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं, यानी कि जिन इंसान को नींद नहीं आती या नींद से रिलेटेड कोई बीमारी है। तो यहाँ पे ये फालतू का क्वेश्चन है, सिंपल सा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि हमें बिना पूछ के वो टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो सिंपली ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं ना वो हार्मफुल होते हैं बॉडी को, यदि उनको ज़्यादा ले लिए तो इन सर्व केसेज इट मे बी कॉज डेथ, है ना। तो यदि ड्रग्स ज़्यादा ले लिए तो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई इंसान, किसी का कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है ना, उसको उसके पास बहुत सारी टैबलेट होती है और एकदम से खा लेता है, तो उसका गलत रिएक्शन इम्पैक्ट होता है, और बहुत सारे ऐसे डेथ के भी केसेस आपने देखे होंगे, है ना। तो ड्रग्स एकदम जो डॉक्टर बोल रहा है उतना ही लेना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। Thus we should always consult a doctor before taking any medicine, इसलिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.2, विथ रेफरेंस टू विच क्लासिफिकेशन हैज द स्टेटमेंट रेनिटिडीन इज एन एंटासिड बीन गिवन, राइट। कौन सा क्लासिफिकेशन है, हमने पढ़े थे 4 क्लासिफिकेशन, है ना। तो रेनिटिडीन इज एन एंटासिड, ये किस क्लासिफिकेशन में आता है। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है ना। हमने देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, 4 इफेक्ट पढ़े थे वहाँ पे, तो जिसमें से ये यहाँ यूज होता है। तो एंटासिड, एसिड विच इज यूज टू काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। एंटासिड का आपको पता है क्या होता है यूज, है ना, जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, आपने सुना एसिडिटी हो गई, राइट, तो बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, उस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटासिड। थस रेनिटिन इज एन एंटासिड, राइट। तो ये टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद। अब देखते हैं केमिकल्स इन फूड, राइट। तो कुछ केमिकल्स फूड में ऐड किए जाते हैं, क्यों ऐड किए जाते हैं, तो आपको पता है सिंपली कि उनको लंबे समय तक प्रिजर्व कर रखें, उनकी वैलिडिटी बढ़ा सकें, उनमें कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड कर सकें, है ना, न्यूट्रिशन वगैरह, तो इसलिए हम केमिकल उनमें ऐड करते हैं। तो आपने देखा होगा चिप्स वगैरह भी खाते होगे आप, तो उसमें पता कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, तो जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो। तो मेन कैटेगरी ऑफ फूड एडिटिव्स आर एज फॉलोज, फूड कलर्स, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर। फूड कलर्स मतलब जो फूड एडिटिव होते हैं, है ना, वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो फूड का हम कलर चेंज कर सकते हैं, फ्लेवर और स्वीटनर डाल सकते हैं उसमें, इमल्सिफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, एंटी स्टेलिंग एजेंट, ये क्या होता है, जैसे ब्रेड वगैरह है ना, उसमें फफूंद लग जाती है तो उसको रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन की वजह से कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे वो खराब हो जाते हैं, राइट। क्या बोला मैं, कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से, तो उसको रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज करते हैं जिससे वो लंबे समय तक रोके सकें। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स, विटामिन एंड अमीनो एसिड्स, ये भी हम डालते हैं, मिनरल्स, विटामिन एंड अमीनो एसिड, राइट। तो अब जो 7th वाला, इसमें एक और लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर केमिकल्स ऑफ कैटेगरी 7th कैटेगरी कौन सी है, ये वाली, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स, विटामिन एंड अमीनो एसिड्स, नन ऑफ द अबव एडिटिव्स हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू। इनमें से और जो है इसको छोड़ के किसी में न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन ऐड नहीं करते हैं। दीज आर एडेड आइदर टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर फूड और फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ एडिटिव देखे कि हम इतनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं फूड में चेंज वेंज करने के लिए। तो ये जो पहले 6 हैं, इनमें इनको ऐड करने से न्यूट्रिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि ऐसा नहीं है कि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो बढ़ जाए, है ना, लेकिन जो 7th वाला है उसको ऐड करने से न्यूट्रिटिव वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है, राइट। अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जैसे इनका क्या होता है, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, स्वीटनिंग का मतलब पता है मीठा। तो कुछ पीपल होते हैं जो डायरेक्ट शुगर नहीं ले सकते, उनको डायबिटीज़ वगैरह होती है, तो उनके बचने के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या लेते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये वहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। नेचुरल स्वीटनर्स सुक्रोज एडेड टू कैलोरी इनटेक एंड देयरफॉर मैनी पीपल प्रेफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट लेते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे सुक्रोज, और भी एग्जांपल की बात करो तो ऑर्थोसल्फोबेंजेमाइड, इसको हम सैकरिन भी बोलते हैं, ये पहला पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था।
अब ये 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा था केन शुगर से। केन शुगर से कितना टाइम्स ज़्यादा मीठा था? 550, 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा था केन शुगर से, है ना। और इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज्ड। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी किसके बारे में? सैकरिन के बारे में। हम एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, उसमें देखेंगे। तो पहले हम चारों कंपाउंड के नाम आपको बता देते हैं। एक और है एस्पार्टेम। व्हाट इज एस्पार्टेम? इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, वाइडली यूज किया जाता है, और ये 100 टाइम्स स्वीट रहता है केन शुगर से, है ना। इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। तो ये डाइपेप्टाइड होता है, किस किस से बना होता है? एक तो एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन से। तो इनका स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो तो एक बार मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, फिर यहाँ वापस आता हूँ। तो यहाँ पे 4 चीज़ें टोटल दी हुई हैं, 4 स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से। ये है एस्पार्टम की बात कर रहे हैं, तो ये किस किस से बना हुआ था? एक तो ये है एस्पार्टिक एसिड पार्ट है, ये वाला है ना, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे NH2 लगा दो, तो ये अलग हो गया, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर पार्ट, राइट। तो इन दोनों से मिलके पानी निकालने से ये एस्पार्टम बना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये 100 टाइम्स ज़्यादा है। और दूसरा सैकरिन, सैकरिन का स्ट्रक्चर ये जो कि 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा है, किससे? केन शुगर से। सुक्रालोज की बात करें तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो कि 600 टाइम्स ज़्यादा मीठा है, किससे? शुगर केन से, केन शुगर से, राइट। एक और दिया है यहाँ पे एलिटियम, तो ये स्ट्रक्चर दिया है और ये 2000 टाइम्स ज़्यादा मीठा है केन शुगर से। क्या आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है? बिल्कुल नहीं करना है, फालतू के स्ट्रक्चर ना काम नहीं आएंगे, ठीक है। एग्जाम में ये स्ट्रक्चर नहीं पूछे जाएंगे। अब वापस से हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो एस्पार्टम है वो क्या है? 100 टाइम्स स्वीट रहता है केन शुगर से, और बनता किससे? डाइपेप्टाइड फॉर्म। बुद्धे का डाइपेप्टाइड क्या होता है? 2 अमीनो एसिड में से यदि आप पानी निकाल देते हो तो वहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। वो क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज C डबल बॉन्ड NH, राइट। इसको डाइपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड से बना होता है। तो आपने देखी थी डाइपेप्टाइड लिंकेज उसमें थी, ठीक है। और वो किस किस से बना हुआ था? एक तो एस्पार्टिक एसिड एंड दूसरा फिनाइल एलानिन, ठीक है। यूज ऑफ एस्पार्टम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। तो जो कुकिंग टेम्परेचर रहता है उस पर ये अनस्टेबल रहता है, इसलिए इसका यूज लिमिटेड किया जाता है। कहाँ पे? कोल्ड फूड्स में किया जाता है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत कम यूज किया जाता है, लिमिटेड यूज है, ठीक है। एलिटियम की बात करें तो ये इज़ अ हाई पोटेंसी स्वीटनर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 2000 टाइम्स ज़्यादा मीठा रहता है, किससे? केन शुगर से। और ये ज़्यादा स्टेबल रहता है एस्पार्टम से। और द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट व्हाइल यूजिंग इट। जब हम इसका यूज़ करते हैं तो स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार, 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीटनेस है इसमें, है ना। तो इस वजह से। नेक्स्ट एंड लास्ट, सुक्रोलोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। तो हमने देखा सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है क्या? सुक्रोलोज। इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर। इसका जो टेस्ट और जो दिखावटी सोपन अपीयरेंस है वो शुगर की तरह होता है। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर पर ये स्टेबल रहता है। इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी। ये कोई कैलोरी नहीं देता है, राइट। तो ये था सुक्रोज। और यहाँ पे 3 क्लोरो लगी हुई होंगी, ट्राइक्लोरो था ना उधर, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का, जिसको हम बोलते हैं सुक्रालोज। तो थोड़ा सा स्वीटनिंग एजेंट के बारे में था। अब बात करते हैं हम फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ क्यों करते हैं? जिससे फूड की बर्बादी ना हो, उसको रोकने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से फूड बर्बाद हो जाते हैं। आपने देखा होगा अचार बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हम इनमें यूज करते हैं। The most common used preservative includes table salt, sugar, vegetable oils, sodium benzoate, C6H5CON, Na। ये तो इसी का नाम है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। सोडियम बेंजोनेट इज यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड इज मेटाबॉलिज्ड इन द बॉडी। इसको हम लिमिटेड क्वालिटी में यूज करते हैं, कम यूज करते हैं। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। तो अगेन कुछ और एग्जांपल दिए हैं प्रिजर्वेटिव्स के। सॉर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड को भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16.3, व्हाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? दिस इज यूज्ड फॉर द पीपल हु कैन नॉट टेक नॉर्मल शुगर एज इट्स हार्मफुल टू देम। हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की, क्योंकि कुछ पीपल होते हैं जो डायरेक्टली शुगर नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो हार्मफुल होते हैं, वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। थस फॉर देम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर यूज्ड
विच डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा कैलोरी टू देयर डाइट। तो इसलिए क्या करते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं जो कि कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं देते हैं उनकी डाइट में, यहाँ से कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं मिलती है। ठीक है, समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं क्लींजिंग एजेंट, राइट। क्लींजिंग एजेंट का मतलब क्या है, साफ सफाई, क्लीन, है ना। तो आपको पता है कि हम जब कपड़े धोते हैं तो उसके लिए एक साबुन यूज करते हैं, नहाते हैं तो उसके लिए अलग साबुन यूज करते हैं, शेविंग करते हैं तो उसके लिए अलग साबुन यूज करते हैं, सोप, डिटर्जेंट, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके डिटर्जेंट होते हैं जो क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। एक तो होता है सोप और दूसरा होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। इससे क्या होता है, थोड़ा इंप्रूव क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, है ना। तो अच्छी तरीके से साफ सफाई की जा सकती है। ये क्या करते हैं, बेसिकली फैट को हटाते हैं, कहाँ से, हमारी स्किन या कपड़े या फैब्रिक किसी भी चीज से। ठीक है, तो सोप बनता कैसे है, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक एस्टर, है ना, और उसका हम एक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब हमें यहाँ सोडियम सॉल्ट मिलता है। तो ये देख रहे हो आप, 17 कार्बन है ना, फैटी एसिड की काफी लंबी चेन, राइट। ये देख रहे हो यहाँ पे C17 C17 C17, तो बहुत ज़्यादा कार्बन है यहाँ पे। तो जो हमें ये मिला ना सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीरेट, और यही होता है हमारे सोप, राइट। अब थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। और इस प्रोसेस को एक चीज़ ध्यान रखना, एस्टर का जब किसी बेस के साथ हीट करते हैं तब हमें ये जो सॉल्ट मिलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सपोनिफिकेशन। क्या कहा मैंने, एस्टर को जब हम किसी बेस के साथ हीट करते हैं, यानी कि एस्टर को जब NOH के साथ हीट करते हैं, तब हमें यहाँ पे जो सॉल्ट मिलता है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। सोप्स आर द डिटर्जेंट्स यूज्ड सिंस लॉन्ग। हम साबुन को काफ़ी लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, और देखा है सोप क्या है, एक डिटर्जेंट का पार्ट है ना। डिटर्जेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सोप है, जो साबुन है, वो सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट है, राइट, लॉन्ग फैटी चेन एसिड। ठीक है, क्या कहा इसने, सोप्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो आपको पता है फैटी एसिड क्या होते हैं, जिसमें से 12 से, ऐसा एसिड जिसमें 12 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 17 कार्बन है, C17। और जब इसका सॉल्ट होता है C17, जो भी ये कार्बन चेन है, जो एसिड है इसका, सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोप, सिंपल। और जो फैटी एसिड है उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, स्टीरिक, ओलिक, पैल्मेटिक एसिड, राइट। तो सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फाउंड बाय हीटिंग फैट ग्लिसरल ester of fatty acid with aqueous sodium hydroxide solution. This reaction is known as saponification. तो जो सोडियम सॉल्ट है ना, जो सोडियम सॉल्ट के सोप हैं, तो वो कैसे बनाए जाते हैं, तो ये ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड है। तो इसको क्या करते हैं हम, NOH के साथ हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के साथ, तब हमें सोडियम स्टीरेट मिलता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सपोनिफिकेशन। ये मैं बता चुका, ये प्रोसेस क्या है, साबुन बनाने की प्रोसेस है, राइट। अब यहाँ पे देखो, दो चीज मिल गई, एक ये और एक, तो ये जो है ना कॉलोइडल सॉल्यूशन में रहता है। तो आगे थ्योरी हम पढ़ते हैं कि ये जो हमें एस्टर मिला, इन द रिएक्शन एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स आर हाइड्रोलाइज्ड एंड द सोप ऑब्टेन रिमेन्स इन कॉलोइडल फॉर्म, है ना। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें क्या मिला, सोप मिला, तो वो एक कॉलोइडल फॉर्म में रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, कैसे, किस तरीके से, सोडियम क्लोराइड ऐड करके। अब जो सॉल्यूशन बचा किस चीज का, ग्लिसरॉल का, है ना, उसको रिमूव कर देते हैं, किस तरीके से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, है ना, रिकवर कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो इसने क्या कहा, द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन्स ग्लिसरॉल विच कैन बी रिकवर्ड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में जाऊंगा तो काफ़ी ये अलग से टॉपिक हो जाएगा, तो आप इसको पढ़े होंगे, 11th क्लास में नहीं पढ़े तो सर्च करके देख लीजिएगा, है ना। ये क्या करता है, सेपरेशन की एक प्रोसेस रहती है, कोई कंपाउंड्स को हम अलग करते हैं, तो ठीक है। ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सोप आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज। सोडियम और पोटेशियम के सोप जो हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम इनको क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। और जो पोटेशियम सोप रहते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं स्किन में, बजाय सोडियम सोप के। दिस कैन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी हमने प्रिपरेशन किसकी देखी थी, सोडियम सॉल्ट की देखी थी, सोडियम से जो सोप बनना है उसकी देखी थी। अब हमें वो सोप बनाने पोटेशियम सोप, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो जो NaOH था उसी आप KOH ले लो सिंपली। तो जहाँ पे जो फैटी एसिड आ रहा था वहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब हम टाइप्स ऑफ की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं सोप्स के। तो जैसे मान लो एक
बेसिकली ऑल सोप्स आर मेड बाय बॉइलिंग फैट्स और ऑयल्स विद सूटेबल सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे बनते हैं सोप? जो फैट हैं, जो ऑयल हैं, उनको यदि हम हीट कर दें, बॉईल कर दें, किसमें? सोलियम सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो वेरिएशन आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं यदि हम उसमें कुछ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ड्यूरेंट वगैरह, कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं ना। अब टाइप्स की बात करें तो टॉयलेट सोप अलग होते हैं, जो किससे बनाए जाते हैं? फैट्स एंड ऑयल, है ना। इसमें कलर और परफ्यूम भी डाल देते हैं, जिससे क्या हो, ये थोड़े से अट्रैक्ट हो जाए। और भी सोप हैं, सोप दैट फ्लोट इन वाटर, कुछ ऐसे सोप हैं जो पानी में तैरते हैं। वो किससे बनाए जाते हैं? बीटिंग टाइनी एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग, टाइनी बबल्स को क्या करके? बीट करके। ट्रांसपेरेंट सोप भी होते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं? डिजोल्विंग द सोप इन इथेनॉल, सोप को इथेनॉल में डिजोल्व कर। ट्रांसपेरेंट सोप का क्या मतलब? आपने कुछ देखा, ये पियर टाइप्स के कुछ आते हैं, तो हम इससे उस पार देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सोप। टॉयलेट सोप जो टॉयलेट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसको इथेनॉल में डाल देते हैं, फिर एवोपरेशन की प्रोसेस यूज करके सॉल्वेंट को उड़ा देते हैं। और होते हैं मेडिकेटेड सोप्स, जैसे खुजली वगैरह कुछ हो जाती है या मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए मेडिकेटेड सोप आ जाता है, तो उसमें हम मेडिसिन मिला देते हैं। सेविंग सोप्स भी होते हैं, तो जिसमें ग्लिसरॉल हम यूज करते हैं, जिससे क्या रहे, वो लंबे समय तक सूखे ना, तुरंत ना सूखे। जिस ग्लिसरॉल क्या काम करता है? जिससे साबुन तुरंत ना सूखे, राइट। लॉन्ड्री सोप, लॉन्ड्री सोप क्या होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? सोडियम रोजिनेट मिला हुआ होता है, और सोडियम सिलिकेट भी, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें लॉन्ड्री सोप में मिली रहती हैं। सोप चिप्स भी आती हैं। सोप चिप्स किस तरीके से बनाई जाती हैं? थिन शीट मेड बाई रनिंग थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप onto a cool cylinder and scraping off the soaps in small broken piece, राइट। तो ये क्या करते हैं? जो सोप चिप्स रहती हैं, जो थिन शीट रहती है ना, मेल्टेड थिन शीट, सोप की मेल्टेड थिन शीट, उसको क्या करते हैं हम? कूल सिलेंडर में रन करते हैं। ठीक है, और फिर जो स्क्रैपिंग ऑफ करते हैं, तो इससे जो बहुत सारी चिप्स इस तरीके की पतली पतली आ जाती हैं। अच्छा, सोप ग्रेनुअल्स भी होता है। सोप ग्रेनुअल्स मतलब ये दाने दाने और उसके अंदर कुछ नहीं, यानी कि जो बबल्स होते हैं ना सोप के, उसको सुखा दो तो वहां से सोप ग्रेनुअल्स हमें मिल जाते हैं। समझ में आया? और क्या है इधर? वाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर? सोप्स हार्ड वाटर में क्यों नहीं वर्क करते हैं? तो हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर क्या होता है। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। दीज आयन्स फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप्स रेस्पेक्टिवली व्हेन सोडियम और पोटेशियम सोप्स आर डिसॉल्व्ड इन हार्ड वाटर। तो जो हार्ड वाटर होता है, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो सोप हैं वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते हैं, सॉफ्ट वाटर में वर्क करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, वो क्या करते हैं, है ना। दीज आयन्स फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप, ये जो आयन है वो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप्स फॉर्म करते हैं, है ना। व्हेन सोडियम और पोटेशियम सोप्स आर डिसॉल्व्ड इन हार्ड वाटर। मतलब समझ रहा कि जो सोडियम सोप है या फिर पोटेशियम सोप है, उसको यदि हमने हार्ड वाटर पानी में मिलाया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन रहते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं? इससे इनसॉल्युबल कैल्शियम और इनसॉल्युबल मैग्नीशियम सोप फॉर्म कर लेते हैं। जैसे बात करें, ये सोडियम सोप है ना, हमने इसमें हार्ड वाटर में डाला, तो यहाँ पर कैल्शियम भी रहेगा, तो कैल्शियम ने यहाँ पर एक स्टीरेट सोप बना लिया, इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट सोप। तो ये इस तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है। समझ में आया? दीज इनसॉल्युबल soaps separate as scum in water and are useless as cleaning agent. In fact, these are hindrance to good washing because the precipitate adheres onto the fiber of the cloth as gummy mass, है ना। तो ये बहुत, इनका हम साफ सफाई के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पानी में तो घुलते ही नहीं है ये, है ना। तो आप जहाँ लगा रहे हो तो वो वहाँ पे लगे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनका यूज किसके लिए यूज नहीं करते हैं? साफ सफाई के लिए, मतलब जो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज है वो नहीं होती हैं। ठीक है। प्रेसिपिटेट अदर्स ऑन टू द फाइबर ऑफ द क्लॉथ एज गमी मास, क्लॉथ है उससे ये चिपक जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये सोप कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट, राइट। तो दो तरीके के आपने डिटर्जेंट देखे थे, एक तो सोप था, दूसरा था सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो एक चीज़, जो सोप रहते हैं उनको हम कम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है? हाँ, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर
क्लींजिंग एजेंट्स विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप्स। तो इनमें सारी वो प्रॉपर्टीज रहती हैं जो सोप में हमने पढ़ी, बट विच एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप, और इसमें कोई सोप नहीं रहता है। These can be used both in soft and hard water as they give foam even in hard water. Some of the detergents give foam even in ice cold water. तो आपने देखा था कि सोप जो था ना वो हार्ड वाटर में यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन डिटर्जेंट को हम सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही, सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही वाटर में यूज कर सकते हैं। इवन दो ठंडे पानी में भी इनका यूज कर सकते हैं, उसमें भी झाग निकल आएगा। अब पता है जब कपड़े हम सॉफ्ट धोते हैं और उसमें फसूकन ना आए, झाग ना आए, तब तक मज़ा नहीं आता, लगता ही नहीं है कि साबुन उसमें लगा है, राइट। तो डिटर्जेंट मोस्टली ये काम कर देते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो सिंपल सी चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे एन आयनिक का मतलब क्या होता है, एन आयन यानी कि उसमें एन आयन हो, यानी कि उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। कैटायनिक मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, और नॉन आयनिक उसमें मतलब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, बैलेंस रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो ये तीनों कैटेगरी फटाक से हम देख लेते हैं, बहुत छोटी हैं, सिंपल है। एन आयनिक डिटर्जेंट कैसे बनते हैं? एन आयनिक डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा स्ट्रक्चर देखने के बाद। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या, एक अल्कोहल है। इस अल्कोहल को सल्फोनेट कैसे करते हैं हम? सल्फेट H2SO4 डालते हैं इसमें, कंसंट्रेट H2SO4, तब यहाँ पर OSO3H आ जाता है। फिर इसका अल्कली से रिएक्शन कराते हैं, NOH यानी कि बेस से रिएक्शन कराते हैं, तब हमें यहाँ पे ये मिलता है। तो इसको हटाओ तो आप देखो ये सोडियम सॉल्ट है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट। तो ये एनायनिक डिटर्जेंट है, इसका जो नाम है वो क्या है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। एनायनिक डिटर्जेंट कौन सा होता है, कैटायनिक डिटर्जेंट का भी नाम पता होना चाहिए एक, और एक नॉन आयनिक, राइट। अब वापस से थ्योरी पोर्शन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। तो यहाँ पे क्या लिखा, एनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सोल्ट, सोडियम सोल्ट है किसके, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। जो एल्कोहल थे उसको सल्फोनेटेड किया, यानी कि H2SO4 डाला गया, तो उसके ये सोल्ट हैं, राइट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स फॉर्म बाय ट्रीटिंग लॉन्ग चेन अल्कोहल्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट वो कैसे बनता था, हमने देखा था कि अल्कोहल की जब हम रिएक्शन कराते थे कंसंट्रेट H2SO4 से, राइट, और फिर उसका बेस से रिएक्शन करा देते थे तो हमें एनायनिक डिटर्जेंट मिल जाता था। तो इसकी हमने रिएक्शन देख ली। तो और भी रिएक्शन है, अल्काइल बेंजीन को सल्फोनेट करो आप और फिर उसकी रिएक्शन करा दो बेस के साथ, है ना, तब हमें क्या मिल जाता था, अगेन एक सॉल्ट मिल जाता था जिसको एनायनिक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो एनायनिक पार्ट है वो किस में इन्वॉल्व होता है, साफ सफाई के एक्शन में। सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट। तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं। दे आर मोस्टली यूज फॉर हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क मतलब जो घर के काम रहते हैं उनमें ज़्यादा यूज करते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट, जो हमारी टूथपेस्ट रहती है उसमें भी हम एनायनिक डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो सेकंड वाला जो डिटर्जेंट है वो कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे एक अल्काइल बेंजीन है, ये अल्काइल चेन है, कोई एक बेंजीन है, ठीक है। अल्काइल बेंजीन का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, यानी कि इसको सल्फोनेटेड किया, है ना, तब ये हमें एसिड मिला। फिर इसका NOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे ये आ रही है SO3 माइनस, राइट। तो इसको एनायन है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट। अब बात करते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट की। तो कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, ये इसका नाम आपको याद होना चाहिए, सेटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये जो N है इस पर प्लस चार्ज रहता है, तो ये काम करता है क्लीनिंग एजेंट का, और ये यहाँ पे एक लॉन्ग अल्काइल चेन रहती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Br माइनस है और 2-3 चीज़ यहाँ पे दी हुई है, एसिटेट ले लो, है ना। तो अब थोड़ी सी थ्योरी देख लो। कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमीन्स विद एसिटेट क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एस एनायन। तो सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट है। यहाँ पे जो क्वाटरनरी अमोनियम क्यों बोल रहे हैं इसको, ये जो N है उसकी डिग्री कितनी है, 4। N डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4, है ना। और यहाँ पे ब्रोमीन एसिटेट जो भी आप ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्ट ऑफ अमीन्स विद एसिटेट क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एस एनायंस। कैटायनिक पार्ट possesses a long hydrocarbon chain and a positive charge on nitrogen atom, hence these are called cationic detergent। इनको कैटायनिक डिटर्जेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज रहता है इसके पास और एक लंबी सी कार्बन की चेन रहती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। ये जो सॉल्ट है कैटायनिक सॉल्ट, पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट एंड इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर में हम इसका यूज करते हैं,
है ना। और कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसिडल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव रहता है, महंगा रहता है, और थोड़ा हम इसका लिमिटेड यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ता ये नहीं रहता है। अब बात करते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट की। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट में कोई भी आयन नहीं रहता है, और ये कैसे बनते हैं, जब स्टीरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से, है ना। तो स्टीरिक एसिड क्या होता है, ये, जिसमें टोटल 18 कार्बन रहते हैं, 1 और 16 17 और 1 18। तो स्टीरिक एसिड में टोटल 18 कार्बन रहते हैं, जिसका रिएक्शन हम कराते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से। यहाँ पे N कितना भी हो सकता है, फिर उसमें से आप पानी निकाल दो, H2O निकाल दो, तो जो मॉलिक्यूल मिलता है हमें, ये सोप होता है, डिटर्जेंट होता है। इस डिटर्जेंट को हम बोलते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट, राइट। Liquid dishwashing detergents are non-ionic type. Mechanism of cleansing agent of this type of detergent is the same as that of soap. These also remove grease and oil. ये फालतू की चीज दी हुई है, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म सेम है और सेम काम करते हैं जो कि सोप करते थे, वही ग्रीस ऑयल ये सब हटाते हैं, यानी कि इम्प्योरिटी को साफ करते हैं। अब थोड़ा हम पढ़ते हैं इनके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। तो पहले क्या लिखा है, इसको देखते हैं। मेन प्रॉब्लम दैट अपीयर्स इन द यूज ऑफ डिटर्जेंट इज दैट इफ देयर हाइड्रोकार्बन चेन इज हाईली ब्रांच्ड then bacteria cannot degrade this लिखा होगा यहाँ पे, राइट, डिग्रेड दिस, राइट, इजीली। तो आपको पता है जो चेन रहती है ना, अल्काइल चेन में, उसमें बहुत ज्यादा कार्बन थे। कितने कार्बन देखे थे हमने, बहुत ज्यादा कार्बन रहते हैं, है ना। डिटर्जेंट 15 18 इस तरीके से कार्बन थे। तो इसकी वजह से बैक्टीरिया इनको आसानी से डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये जो है रिवर और पॉन्ड तक भी पहुंच जाते हैं डिटर्जेंट, है ना। जो पानी अपन बहा देते हैं कपड़े धो के या जो चाहिए, तो रिवर तक पहुंचाएं, जो कि अच्छा नहीं रहता है। यदि हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी ये फोम जो नदी वगैरह होती है उसमें क्या जाता है, फंसूकर आ जाता है, क्योंकि तब भी उसमें पहुंच जाते हैं और जो पानी है उसको पॉल्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये इतने अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें डिटर्जेंट रह जाता है, जो कि रिवर वगैरह पॉन्ड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद उस पानी को पॉल्यूट कर देता है। दीज डेज द ब्रांचिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज कंट्रोल एंड केप्ट टू मिनिमम। और इस समय हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बन की चेन है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो रहे हैं, हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी हो रही है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे क्या हो, थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो, पानी पॉल्यूट ना हो। अनब्रांच चेन कैन बी बायोडिग्रेड मोर इजीली एंड हेंस पॉल्यूशन इज प्रिवेंट। तो देखो, जो अनब्रांच्ड रहती हैं, है ना, मतलब सिंपली इस तरीके की चेन रहती हैं जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, उनको आसानी से बायोडिग्रेड कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपेयरिंग सोडियम सॉल्ट फ्रॉम ग्लिसरल ऑलिएट एंड ग्लिसरल पैल्मिटेट। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। तो इन दो, ये याद है, तो सिंपल सी चीज़ है ना, इन दोनों कंपाउंड का आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है, किसका, ग्लिसरल पैल्मिटेट का, और आपको क्या बनाना है, केमिकल इक्वेशन बताना है सोप की, राइट। तो सिंपली ये है ग्लिसरल पैल्मिटेट। तो क्या कराते थे हम, NaOH के साथ रिएक्शन कराते थे कि नहीं कराते थे। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद OH इधर गया और इधर H, तो एक कंपाउंड ले लो, तो ये बचा, ये क्या हुआ, OH C11O C15H31। अब आपको पता है यहाँ पे बेस हम मिला रहे हैं, तो यहाँ H तो रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, Na, तो ये हो गया हमारा सॉल्ट। यदि आप इसको सही से लिखना चाहते हो तो देखो C15H31, तो लिख दो C15H31 और COONA, तो COONA, सिंपल, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, राइट, सोडियम पैलिमेटेट सोप। नेक्स्ट ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरल ऑलिएट का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर है, तो अगेन हाइड्रोलाइसिस किया इसका, यानी कि OH इधर H इधर, तो इसको अकेला ले लो, तो इसकी क्या जाएगा, सोडियम आ जाएगा, क्योंकि बेस है ना, तो H वहाँ से चला जाएगा। अब इसमें कितने, C1733, तो याद है इधर कितना आएगा, C17H33 और COONA, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम ऑलिएट, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Following type of non-ionic detergents are present in liquid detergents, emulsifying agents and wetting agents. Label the hydrophilic and hydrophobic parts in the molecule. Identify the functional group present in the molecule. तो आपको कुछ मॉलिक्यूल दिया एक, तो आपको कुछ चीजें इसमें बताने कि हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं रहता है, उसमें सॉल्युबल नहीं रहता है। और ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एक तो ये OH है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा ये OR, इस तरीके से ना ROR, यानी कि ये
ईथर है। समझ में आ गया? तो इसमें 2-3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि आपका 12th क्लास का जो पार्ट 2 है, केमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 पूरी तरह कंप्लीट होता है। अब आपके चैप्टर जो बचे वो 1 to 9 बचे हैं, यानी कि अब हम शुरू करेंगे पार्ट 1। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह खत्म हो चुकी है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, राइट। तो ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर था लास्ट वाला 16th चैप्टर, इसका वीडियो बनाने में मुझे बहुत वक्त लग गया, क्योंकि मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत दिक्कत थी और मैं मैथ्स का स्टूडेंट है, बायो में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये पढ़ाना तो था क्योंकि एग्जाम में तो ये भी आता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, कम से कम पूरे 2 दिन मुझे लगातार इसको पढ़ाने में लगे हुए हैं, राइट। तो ठीक है, टाइम तो लगता रहता है, बस आप इसको अच्छे से पढ़ो और एनसीईआरटी रीड कर लेना, राइट। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।